सभी बच्चों को नमस्कार। मैं उदयनाथ सिंह, केंद्रीय विद्यालय ABS बाबूगढ़, शारीरिक शिक्षक। आज आप लोगों के समक्ष योग के बारे में कुछ बताऊंगा। योग विषय को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आइए देखते हैं कि योग होता क्या है। योग की यदि प्राचीन परिभाषा हम देखें तो इसके अनुसार योग जो है युज, संस्कृत के युज धातु से उत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ होता है जुड़ाव यानी एडिंग। किसके साथ ऐड करना? आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ाव। आत्मा यानी आपका शरीर, परमात्मा मानी ईश्वर, यानी आपके शरीर का ईश्वर के साथ जुड़ाव होना ही योग है। ये तो थी प्राचीन परिभाषा। अब आ जाइए आधुनिक परिभाषा क्या कहता है योग का। आधुनिक परिभाषा के अनुसार योग उन सभी क्रियाओं का एक मिक्सचर है, उन सभी क्रियाओं का एक सम्मिलित रूप है, जिसको करके हम अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाते हैं। यानी योग वह माध्यम है जिससे हमारा जीवन सुखमय बनता है। यानी योग जीवन जीने की एक कला है। ये थी जो है आधुनिक परिभाषा योग की। अब आ जाइए हम बात करते हैं महर्षि पतंजलि का। महर्षि पतंजलि जो है भारतवर्ष में एक ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने जो है योग के ऊपर गहन अध्ययन किया और हजारों साल पहले ही जो है योग के ऊपर कई शास्त्रों का निर्माण किया, जिसमें योग के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित हुई एक पुस्तक है, किताब जिसको कह सकते हैं, जिसका नाम है योग सूत्र, जिनकी रचना जो है महर्षि पतंजलि ने की। तो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में जो है योग के 8 अंग के बारे में बताए हैं। यदि आप इन 8 अंगों को जान जाएंगे तो इन 8 अंगों में ही संपूर्ण योग समाया हुआ है। तो आइए देखते हैं ये 8 अंग क्या क्या हैं। ये 8 अंगों में पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये जो है योग के 8 अंग हैं। अब इन 8 अंग का अलग अलग परिभाषा है। इन 8 अंग के अंदर बहुत सारी बातें हैं, विस्तृत में दी जाए तो, लेकिन मैं आपको उतना ही पढ़ाऊँगा जितना कि आपके NCERT और CBSE के सिलेबस के अंतर्गत है। तो NCERT या CBSE के सिलेबस में आपको केवल ये जानना है कि योग के कितने अंग होते हैं, उन अंगों का पूरा नाम क्या है। मैंने आपको अंग बता दिया है, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। और उन अंगों में से केवल 3 अंगों के बारे में ही आपको अध्ययन करना है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो योग का जो पहला अंग था आपका यम, नियम, आसन। इसमें से आसन और समाधि और मेडिटेशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं आसन क्या होता है। यानी आसन जो है हम एक कह देते हैं योगासन। यानी आसन जो है उन्हीं 8 अंगों में से एक अंग है। किसका? योग का। योग का 8 अंग होते हैं, उसमें से एक अंग है आसन। इसके बारे में पढ़ेंगे कि आसन होता क्या है। बच्चों, आसन का यदि हम मीनिंग देखें महर्षि पतंजलि के अनुसार, तो आसन का मतलब होता है स्थिरम सुखम आसनम। आसन का अर्थ है स्थिरम सुखम आसनम संस्कृत में। यानी इसका मतलब है कि आप जिस भी पोजीशन में आप बैठते हैं, यदि उस पोजीशन में बैठने से आपको सुख की, खुशी की अनुभूति होती है, तो उसे कहते हैं आसन। इस तरह से जो है आसन के सैकड़ों प्रकार हैं। तो सभी आसन में जो है सुख और खुशी मिलती है। उस आसन को करके जो है हमें आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए उसका नाम दिया गया है आसन। ये था आसन के बारे में। अब आ जाइए आसन के प्रकार क्या होते हैं। आसन जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है मेडिटेटिव आसन, दूसरा जो है रिलैक्सेटिव आसन, और तीसरा जो है कल्चरल
आसन, या फिर इसको दूसरा नाम भी दिया गया है जिसका नाम है करेक्टिव आसन। यानी आसन के ये 3 प्रकार हैं: मेडिटेटिव आसन, रिलैक्सेटिव आसन और कल्चरल आसन या फिर करेक्टिव आसन। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला आपका है मेडिटेटिव आसन। मेडिटेटिव आसन में क्या क्या आता है? मेडिटेटिव आसन में आपके आते हैं पद्मासन, जिसके बारे में आपको मालूम है। फिर आते हैं सुखासन, ये भी आप जानते हैं। सिद्धासन, वीरासन, गोमुखासन, ये जो है मेडिटेटिव आसन है। अब आ जाइए रिलैक्सेटिव आसन। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? रिलैक्सेटिव आसन के एग्जाम्पल हैं शशकासन, शवासन और मकरासन। मकरासन के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, मैंने बताया आपको। अब आ जाइए कल्चरल या करेक्टिव आसन। इनके अलावा जितने भी आसन के प्रकार हैं वो सारे आसन कल्चरल या फिर करेक्टिव आसन के अंतर्गत आते हैं। तो ये थे आसन के 3 प्रकार। अब इसको हम बारी बारी से थोड़ा विस्तृत में अध्ययन करेंगे। पहला था, मैंने बताया था, मेडिटेटिव आसन। मेडिटेटिव आसन का नाम है, जैसे आपका इसका नाम है मेडिटेटिव यानी ध्यान आसन। यानी इस आसन में बैठकर ध्यान लगाते हैं, इसलिए यानी मेडिटेशन करते हैं, इसलिए इस आसन का नाम है मेडिटेटिव आसन। तो ध्यान लगाने के लिए सबसे पहले आपको मेडिटेटिव आसन सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही ध्यान की प्रक्रिया शुरू होगी। तो मेडिटेटिव आसन में जैसे मैंने आपको बताया, इसमें होता है आपका पद्मासन, सिद्धासन, समासन और गोमुखासन। ये इस आसन में बैठ के आप ध्यान की अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो ये था आपका मेडिटेटिव आसन। दूसरा था आपका रिलैक्सेटिव आसन। रिलैक्सेटिव आसन का मतलब यह है हिंदी में कि बॉडी को रिलैक्स करना। आप थक गए हैं, आप काफ़ी तनाव में हैं, आपकी बॉडी जो है किसी एक्सरसाइज को करके थक गई है, तो आपकी बॉडी को कूलिंग डाउन करने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए इस आसन को करते हैं, जिसका नाम है रिलैक्सेटिव आसन। रिलैक्सेटिव आसन। इस आसन के प्रकार क्या हैं, मतलब एग्जाम्पल्स क्या हैं? इस आसन का सबसे पहला एग्जाम्पल है शवासन, जिसको आप जानते हैं, बार बार बताया जा चुका है कि किसी भी आसन को करने के बाद शवासन करते हैं, मतलब बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। दूसरा आसन एग्जाम्पल का नाम है मकरासन। मकरासन भी जो है एक बहुत ही अच्छा रिलैक्सेटिव आसन है, जिसको करने से आपके बॉडी के सारे टेंशन दूर हो जाते हैं, बॉडी जो है रिलैक्स हो जाती है। तो ये मैंने आपको बताया। एक था आपका शवासन हो गया, एक है शशकासन। शशकासन भी जो है रिलैक्सेटिव आसन है। तो 3 आसन जो ऐसे हैं रिलैक्सेटिव आसन है, जिसको करने से आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। अब आ जाइए तीसरा पार्ट जो है मैंने बताया था आसन का, वो है कल्चरल आसन या करेक्टिव आसन। जैसे मैंने आपको बताया, इसका अर्थ क्या है? करेक्टिव आसन यानी ऐसे आसन जिसको करने से आपके बॉडी के जितने भी सिस्टम हैं वे मजबूत होते हैं, उनमें करेक्शन होता है, उनमें सुधार होता है। तो ऐसे आसन को कहते हैं करेक्टिव आसन। यानी आप कोई किसी भी आसन का नाम ले लीजिए, जैसे भुजंगासन, चक्रासन, ताड़ासन, वृक्षासन, ये सारे आसन जो है करेक्टिव आसन। यानी इस आसन को करने से आपके बॉडी के ऑर्गन सिस्टम मजबूत होते हैं, यानी उनमें सुधार आता है, यानी उनमें करेक्शन होता है, इसलिए इस आसन का नाम है करेक्टिव आसन या कल्चरल आसन। तो ये थे जो है आसन के 3 प्रकार। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये तो आसन हो गया, अब मैं बात करूँगा प्राणायाम के बारे में। लोग अक्सर आसन और प्राणायाम को एक साथ जोड़ते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ है। आसन अलग चीज़ है और प्राणायाम अलग चीज़ है। अब आइए देखते हैं कि प्राणायाम क्या होता है। बच्चों, प्राणायाम जो है संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्राण और आयाम। प्राण मीन्स आपके बॉडी की ऊर्जा शक्ति, मतलब आपके श्वसन, सांस, ऊर्जा किससे मिलती है? सांस, ऑक्सीजन से मिलती है, वायु। तो ये हो गई आपकी प्राणा। आयाम मतलब आपका शरीर। तो प्राणायाम में जो है हम अध्ययन करते हैं कि वायु को कैसे बॉडी के अंदर लेते हैं, उस वायु को बॉडी के अंदर कितनी देर तक होल्ड करते हैं, रोकते हैं, और फिर उस वायु को बाहर कैसे निकालते हैं। यानी प्राणायाम का अर्थ हो गया, प्राणायाम इज अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। यदि इसको सिंपल में समझें
प्राणायाम इज अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यानी आपके श्वसन के ऊपर कंट्रोल करके अपने बॉडी को लाना, उसको कहते हैं प्राणायाम। तब आप कहेंगे कि प्राणायाम के कितने स्टेप होते हैं। प्राणायाम जो है स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। प्राणायाम के जो स्टेप होते हैं उनमें 3 स्टेप मुख्य होते हैं। आइए जानते हैं प्राणायाम का पहला स्टेप क्या है। प्राणायाम का जो पहला स्टेप है उसका नाम है पूरक। दूसरा स्टेप है उसका नाम है रेचक। तीसरा स्टेप है उसका नाम है कुंभक। यानी पूरक, रेचक, कुंभक, ये है प्राणायाम के स्टेप। आइए इसको बारी बारी जानते हैं। पहला है आपका पूरक। पूरक का मतलब होता है ब्रीथ को इनहेल करना, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेना, यानी सांस को खींचना, ये हो गया आपका पूरक, इनहेलेशन। अब आ जाइए आपका रेचक। रेचक मीन्स एक्सहेलेशन, यानी जो वायु को, जो ऑक्सीजन को आपने अंदर खींचा था उसको बाहर निकालना, एक्सहेलेशन कहते हैं इसको। ये दूसरा स्टेप था जिसको कहते हैं रेचक। तीसरा है आपका कुंभक। आपने ऑक्सीजन को यानी श्वसन को अंदर लिया, उसको होल्ड किया आपने, कितनी देर तक होल्ड किया वो आपका हो गया कुंभक। यानी कुंभक में हम ऑक्सीजन को यानी प्राण वायु को अंदर होल्ड करते हैं, इस अवस्था को कहते हैं कुंभक। यानी पूरक, रेचक, कुंभक, ये थे प्राणायाम के 3 स्टेप। अब आ जाइए प्राणायाम के प्रकार। आप लोग बहुत सारे प्राणायाम के प्रकार जानते हैं। प्राणायाम का नाम सुनते ही आपके दिमाग में बहुत सारे एग्जाम्पल आ गए होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ प्राणायाम के मुख्य कौन कौन से प्रकार हैं जो आपके NCERT या CBSE के सिलेबस में हैं। प्राणायाम का पहला प्रकार है सूर्यभेदी प्राणायाम। दूसरा प्रकार है शीतली प्राणायाम। तीसरा प्रकार है भ्रामरी प्राणायाम। चौथा प्रकार है भस्त्रिका प्राणायाम। और 5वां प्रकार है शीतकारी प्राणायाम। तो ये जो है 5 प्रकार के प्राणायाम है, ये आपके कोर्स में हैं। और हम आगे जो है अब जो वीडियो बनाएंगे प्राणायाम के ऊपर, उसमें आपको बताएंगे कि ये प्राणायाम होता क्या है और इसको करते कैसे हैं। यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, एक होता है कपालभाति, जिसको लोग कहते हैं कि कपालभाति भी एक प्राणायाम है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कपालभाति प्राणायाम नहीं है। ये एक भ्रम है लोगों के अंदर कि कपालभाति एक प्राणायाम है। प्राणायाम जो मैंने अभी आपको 5 बताया, ये है मुख्य प्राणायाम। ऐसे प्राणायाम 8 होते हैं, लेकिन आपके लिए केवल 5 प्राणायाम ही मुख्य हैं आपके अध्ययन करने के लिए। कपालभाति इज नॉट ए प्राणायाम, ठीक है। कपालभाति क्या है आगे बताऊंगा। तो ये था आपका प्राणायाम। अब योग का जो एक अंग और था जिसको मैंने बताया था 8 अंगों में से एक अंग था ध्यान। ध्यान के बारे में बताएंगे। ध्यान क्या होता है? ध्यान को अंग्रेजी में कहते हैं मेडिटेशन। ध्यान समाधि के पहले वाला अवस्था है। योग के जो 8 अंग हैं उसमें सबसे लास्ट का जो अंग है वो है समाधि। समाधि को प्राप्त कर लेना यानी सिद्धहस्त हो जाना। और समाधि को प्राप्त करने के लिए हम, आपका काम नहीं है। समाधि जो है, जो प्राप्त करते हैं वो ऋषि मुनि महात्मा होते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन उस समाधि से पहले की जो अवस्था है जिसको कहते हैं ध्यान, आपने ध्यान मुद्रा का नाम सुना है, जिसके बारे में पढ़ेंगे, ये आपके लिए काम की चीज़ है। आइए जानते हैं कि मेडिटेशन होता क्या है। मेडिटेशन यानी ध्यान आपके दिमाग की ऐसी अवस्था है जिसमें आप अपने चित्त को, अपने मन को कंट्रोल करके किसी एक बिंदु पर लाते हैं, तो वो आपका होता है ध्यान। ध्यान जब आप लगाते हैं तो आपके बाकी के जो मन की, इंद्रियों की जो अवस्था होती है, इंद्रियों की जो भटकाव होती है, वो सारी इंद्रियां जो है एक ही पॉइंट पे काम करती हैं, तब जो है ध्यान की अवस्था प्राप्त होती है। यानी सिंपल में कहें तो इंद्रियों को कंट्रोल करना ही ध्यान होता है। तो ध्यान की जब अवस्था आप प्राप्त कर लेंगे, उस समय जो है आपको बहुत ही मानसिक संतुष्टि, मानसिक शांति की प्राप्ति होती है।
बिल्कुल मन शांत हो जाता है ध्यान की अवस्था में। तो ये है आपका ध्यान। तो ध्यान लगाने के लिए मैंने बताया था ध्यान मुद्रा, मुद्रा कहते हैं ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा कौन सा था, यानी मेडिटेशन जो आसन है उसको ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। यानी ध्यान लगाने के लिए पहले आपको मेडिटेटिव जो आसन थे उसको सीखना पड़ेगा। अब जो है ये था आपका मेडिटेशन। लेकिन मेडिटेशन के बारे में थोड़ा बहुत और मैं आपको बता दूं। मेडिटेशन जब करते हैं तो शुरू में ही हम ध्यान को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। मेडिटेशन करने के लिए हमें किसी सहायक की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो कोई सहायक होता है जिसको पूरी जानकारी होती है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि मेडिटेशन करना कैसे है। उसके शुरुआत में आपको बताएंगे। जैसे मेडिटेशन में क्या होता है कि आपको यदि ये बताया जाए कि पेड़, आपको क्या देखना है, पेड़ को देखना है, तो आप पहले ही जो है पेड़ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। पेड़ की जो इमेज है वो आपके दिमाग में नहीं आएगी, पूरी इमेज खुल कर नहीं आएगी। तो उसको इमेज को पूरी तरह से खुल के लाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। आपको बताया जाता है पहले आप कल्पना कीजिए कि आप बड़े ही सुख शांति से बैठे हुए हैं, चारों तरफ का माहौल शांत है। फिर आपको बताया जाएगा कि आप आंखें बंद कीजिए और आंखें बंद करके आप इमेजिनेशन कीजिए, कल्पना कीजिए कि पहले आप पत्ती देख रहे हैं, फिर आप पत्तियों के बाद आप पौधा देख रहे हैं, फिर उसमें फूल देख रहे हैं, फिर उसमें फल देख रहे हैं, फिर उसके बाद आपके सामने एक विशाल पेड़ देख रहे हैं। तो ये जो है स्टेप बाय स्टेप जो आपको ध्यान करवाते हैं वो बताते जाते हैं और आप अपने दिमाग में उस फिगर को लाते हैं, इमेजिन करते हैं और अंततः जो है जैसे जैसे समय बीतता जाता है आप जो है पूरे पेड़ को देख लेते हैं। उसी तरह से जो है जब आप ध्यान की मुद्रा प्राप्त करते हैं तो आप जो है किसी भी चीज़ को साक्षात रूप में उसका दर्शन कर लेते हैं। यानी ध्यान जो है बहुत ऊंची चीज़ है। लेकिन ध्यान की प्रारंभिक अवस्था में जो है आप बहुत ही सुख और शांति का अनुभव करते हैं। ध्यान का अर्थ ही होता है टेंशन को दूर भगाना, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना। तो ये था कुछ ध्यान के बारे में। अब आ जाइए बच्चों, ये था आसन के बारे में। इतना ही आसन जो है आपको पढ़ना है। अब एक क्रिया होती है आसन में जिसको कहते हैं षष्ठ कर्म। षष्ठ कर्म क्या होता है? षष्ठ कर्म के बारे में भी आपके बुक में है, सिलेबस में है, जिसको मैं विस्तार से नहीं बताएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जितना जानकारी चाहिए उतना मैं बता रहा हूँ। षष्ठ कर्म में जो है पहले देखिए कि षष्ठ कर्म होता क्या है। षष्ठ कर्म 6 क्रियाओं का मिला जुला सम्मिलित रूप है। षष्ठ मतलब 6, कर्म मतलब क्रिया, यानी षष्ठ कर्म में 6 क्रियाएं की जाती हैं। क्यों की जाती हैं? षष्ठ कर्म में क्रियाएं इसलिए की जाती हैं कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए आपके घर पे बाइक है, आपके घर पे कार है, तो आप साल में कितनी बार अपनी कार की सर्विसिंग करवाते हैं? तो उसमें ये देखा जाता है कि आपकी कार कितनी चल चुकी है। 1000 किलोमीटर चल गई या 500 किलोमीटर चल गई। यदि बाइक है तो हर 500 किलोमीटर चलने के बाद आपको सर्विसिंग कराना होता है। उसी तरह से बच्चों आपके शरीर में भी जो है कई तरह के इंजन होते हैं। आपका शरीर जो है ऑर्गन से मिलकर बना होता है और ये सारे ऑर्गन मिलकर जो है ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। हर ऑर्गन सिस्टम जो है अपने आप में एक इंजन की तरह कार्य करता है। जिस तरह से आप अपने बाइक या कार के इंजन को सर्विस करते हैं, सर्विस करने के बाद वह इंजन जो है फिर से नया हो जाता है और उसकी आयु बढ़ जाती है, उसकी कार्य करने की क्षमता यानी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। उसी तरह से बच्चों जब आप षष्ठ कर्म की ये क्रियाएं करते हैं तो आपके बॉडी की जो आंतरिक शुद्धि होती है, आपके बॉडी के अंगों की आंतरिक शुद्धि होती है, यानी इनका ओवरहॉलिंग होता है। तो इससे जो है आपके बॉडी की आंतरिक शुद्धि होने के बाद आपके हर सिस्टम जो है पहले की तरह बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य करने लगते हैं और आपकी कार्य करने की क्षमता यानी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। यानी षष्ठ कर्म किया जाता है आंतरिक शुद्धि के लिए और आसन किया जाता है शरीर के बाहरी शुद्धि के लिए। शरीर के बाहर के अंगों को हिष्ट और पुष्ट करने के लिए आसन किया जाता है। लेकिन आसन से शरीर के अंदर और बाहर दोनों के अंग शुद्ध होते हैं। लेकिन शरीर के भीतर के जो अंग होते हैं, अंग के अंदर यदि शुद्धिकरण करना हो तो वो करेगा अपनी षष्ठ कर्म की क्रिया।
यानी षष्ठकर्म में 6 क्रियाएं होती हैं। मैं बताऊंगा कौन कौन सी क्रिया होती है। षष्ठकर्म की जो पहली क्रिया है उसे कहते हैं नेति। दूसरी क्रिया का नाम है धौती। तीसरी क्रिया का नाम है बस्ती। चौथी क्रिया का नाम है नावली। पांचवी क्रिया का नाम है त्राटक। और छठी क्रिया का नाम है कपालभाति। जैसे मैंने आपको बताया था, कपालभाति इज नॉट प्राणायाम। कपालभाति इज नॉट प्राणायाम, इट इज अ एक्शन, इट इज अ क्रिया। यह षष्ठकर्म की एक क्रिया है, सबसे लास्ट की क्रिया जिसका नाम है कपालभाति। लोग कहते हैं कपालभाति करो, तो कपालभाति क्या है? षष्ठकर्म की क्रिया है, यानी जो षष्ठकर्म की छठवीं क्रिया है जिसका कहते हैं कपालभाति। यानी कपालभाति करने से आपके आंतरिक अंगों की सफाई होती है, इसलिए हम कपालभाति करते हैं। तो इन क्रियाओं में अब आपको ये कहेंगे सर यदि हम इसके डीप में और जाएं तो इसके डीप में आपके लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए केवल इतना ही जानना है कि षष्ठकर्म में कितनी क्रियाएं हैं और उनका क्या क्या नाम है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके बारे में षष्ठकर्म की क्रियाएं, जो 6 क्रियाएं हैं उसके बारे में अलग अलग बताऊंगा और इसका क्या महत्व है ये भी बताऊंगा, क्योंकि षष्ठकर्म की क्रिया के बिना जो है योग की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो मैं एक थोड़ा से इसके बारे में बता दूं आपको। जैसे कपालभाति, कपालभाति एक षष्ठकर्म की क्रिया है, यानी ये शरीर की अंगों की शुद्धि करती है। ये शरीर की किस अंग की शुद्धि करती है? कपालभाति आप करेंगे। कपालभाति एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। जब कपालभाति आप करेंगे, यानी कैसे करते हैं इसको कपालभाति को, आप आराम से बैठ जाएंगे, ये है कपालभाति। यानी आप इनहेलेशन करते हैं और फिर एक्सहेलेशन करते हैं। इनहेलेशन अपने आप होता है और एक्सहेलेशन जो है फोर्सफुली आप करते हैं। आपने सांस लिया और सांस को जो है जोर से बाहर की तरफ फेंका। एक बार और देखिए, यानी इसमें सांस तो अपने आप आता है और जब आप सांस को बाहर निकालते हैं तो फोर्सफुली बाहर निकालते हैं। तो ये हो गया आपका कपालभाति। कपालभाति को करने से क्या होता है, आपकी जैसे मैंने बताया था इंटरनल ऑर्गन की सफाई होती है। इंटरनल ऑर्गन की मतलब इसको करने से आपके फेफड़े यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम मजबूत होते हैं, आपके लंग्स मजबूत होते हैं। लंग्स में जितने भी खराब अशुद्धियाँ, यानी खराब अशुद्धि मतलब जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी खराब गैस है, वो सारी गैस जो है बाहर निकल जाती है। इससे जो है आपके लंग मजबूत होते हैं, इससे आपके लंग की शुद्धिकरण होती है। साथ में इस कपालभाति को करने से आपके लंग्स से जुड़े हुए जो मसल्स हैं उनमें भी मजबूती आती है। तो ओवरऑल जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम मजबूत होता है। दूसरा कौन सा सिस्टम मजबूत होता है कपालभाति करने से? वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी आपकी पाचन शक्ति। यानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन हैं, चाहे आपके वो स्टमक हो गए, चाहे ओएसोफेगस हो गए, फायरिंग्स हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, इन सारे अंगों का जो है आंतरिक शुद्धि होता है कपालभाति करने से। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया था षष्ठकर्म में कपालभाति के बारे में। तो बच्चों, ये था टोटल योग के बारे में। मैं आपसे आशा करूँगा कि मेरा जो ये वीडियो है इसे आप सुरक्षित रखें, हो सके तो एक नोटबुक बना लें। उस नोटबुक में मैंने जो बताया है, जो भी आपको अच्छा लगता है, उस पॉइंट को आप नोट करते जाएं। इससे जो मैंने आपको बताया है ये आपके जीवन भर काम आने वाला है। और योग के बारे में जो आपकी भ्रांतियां हैं, जो आपके विचार नहीं जानते हैं योग के बारे में, वो सारी भ्रांतियां जो है दूर हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो मैं फिर एक बार जो है आपसे अनुरोध करूंगा कि मैंने जो बताया है इसे आप पेपर में किसी नोटबुक में नोट कर लें, ताकि वीडियो डाउनलोड यदि आप करते हैं डिलीट भी हो जाता है तो आपके पास सुरक्षित रहेगा। तो मैं इस वीडियो को जो है आपके जो माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप है उस पर भी सेंड कर दूंगा और जो आपका व्हाट्सएप चैनल है वहाँ भी भेज दूंगा। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।